हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम देखने जा रहे हैं असम। असम जो इंडिया का पूर्वोत्तर राज्य है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर वो चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में गुवाहाटी में जो आयोजित हुआ था कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे, उसमें जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं, इनके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और अधिसूचना जारी करके ये जो असम का पश्चिमी क्षेत्र है, जो कोकराझार जिला है, वहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य था उसको अपग्रेड करके अब राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ अभी 9 जून 2021 को जो असम का पूर्वी क्षेत्र है, उस पूर्वी क्षेत्र में एक और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका भी अधिसूचना जारी करके वन्य जीव अभ्यारण्य को अपग्रेड करके वहाँ क्या बनाया गया है, तो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसलिए चर्चा का विषय है। और इसके बारे में जो वन्य मंत्री हैं, राज्य के पर्यावरण एवं वन्य मंत्री जो हैं, आपको यहाँ दिख रहे हैं, परिमल शुक्ल वैद्य जी, उनके द्वारा भी बताया गया है कि 2 वैधानिक तौर पे अधिसूचना जारी की गई है नेशनल पार्क को घोषित करने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो नए राष्ट्रीय उद्यान का अधिसूचना जारी किया गया उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग असम के बारे में थोड़े जानकारी ले लेते हैं कि ये जो असम राज्य है, ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। वो 7 सिस्टर्स जिसे कहा जाता है, 7 राज्यों को, उस 7 राज्यों में एक राज्य है असम। तो ये जो असम है, अगर हम लोग बात करें अंतर्देशीय सीमा, तो अंतर्देशीय सीमा में ये भूटान को टच करता है और नीचे से बांग्लादेश को टच करता है। अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो इधर पश्चिम में वेस्ट बंगाल को, उत्तर में अगर बात करें हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि इधर के पूर्वोत्तर क्षेत्र का भी हिस्सा है। उसके बाद यहाँ से नागालैंड, नागालैंड के बाद उसके नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे यहाँ मिज़ोरम, मिज़ोरम के बगल में यहाँ त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद यहाँ पे कौन सा है, मेघालय। तो ये अगर हम लोग अंतर्राज्य सीमा की बात करें तो ये जो है वो 7 अंतर्राज्यीय सीमा को टच करता है। और अंतर्देशीय सीमा की बात करें तो 2 अंतर्देशीय सीमा में एक हो गया भूटान और एक हो गया बांग्लादेश। तो 2 अंतर्देशीय सीमा को टच करता है। तो नागालैंड और मणिपुर के अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे म्यांमार आता है, लेकिन वो असम को टच नहीं करता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो असम में नया राष्ट्रीय उद्यान बना है, वो नया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ बना है। तो ये जो नया राष्ट्रीय उद्यान बना है ये कोकराझार, ये कोकराझार है। कोकराझार में एक गोसाई गांव करके जगह है, वहाँ पे ये कौन सा बना है, रैमोना राष्ट्रीय उद्यान का अधिसूचना जारी किया गया था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। और फिर अगर हम लोग बात करें जो दूसरा है वो है देहिंग पटकाई। ये जो देहिंग पटकाई है ये असम के पूर्व वाले इलाके में 2 जिलों में टच होता हुआ ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, जिसे अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय उद्यान, वैधानिक तौर पे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी देहिंग पटकाई में स्थित है। अगर रैमोना की हम लोग बात करते हैं तो जो रैमोना है वो कोकराझार जिले के गोसाई गांव उपमंडल में स्थित है। और ये जो रैमोना है वो BTR क्षेत्र, प्रादेशिक जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, जिसे कहा जाता है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन या फिर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र इसे कहा जाता है। अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल का बात करें तो 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। एक वन का हिस्सा है जहां यह फैला हुआ है। और अगर इसके अधिसूचित की बात करें तो ये रीपू रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसके उत्तर भाग को कवर करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो रीपू रिजर्व फॉरेस्ट है, रीपू रिजर्व फॉरेस्ट इसके उत्तरी भाग को कवर करता है। और इसी के जस्ट बगल में हम लोग अभी आगे देखेंगे, यहाँ पे है 2 जिलों में वो व्यवस्थित है, वो है मानस टाइगर रिजर्व का ये पश्चिम जो बफर क्षेत्र है वो इसमें शामिल है।
और अगर हम लोग इसकी बात करें तो बहुत सारे यहाँ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। उन जीव जंतु को हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके अंतर्गत बना हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है, उसके अंतर्गत इसे अधिसूचित किया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो रेमोना है वो 422 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का भाग है, इसके उत्तरी भाग को कवर करता है। और ये जो दूसरा है देहिंग पटकाई, तो ये जो देहिंग पटकाई है वो किस नाम से पड़ा, तो यहाँ देहिंग उस नदी का नाम है जो इस अभयारण्य से होकर बहता था, और साथ में यहाँ पटकाई पहाड़ी है, तो दोनों का नाम मिलाकर इसे बनाया गया, तो देहिंग पटकाई इसका नाम पड़ गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार वन है उसी का एक हिस्सा है, और इसमें जयपुर, उत्तरी देहिंग और डिस्क के जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। 3 तरह के मतलब क्षेत्र में ये बटा हुआ है, ये जयपुर, उत्तरी देहिंग और डिस्क, ये 3 जो फॉरेस्ट रिजर्व हैं उसी के अंतर्गत ये पड़ता है देहिंग पटकाई। ये 106 नंबर का, पूरे भारत में 106 नंबर का नेशनल पार्क बना है, और जो रेमोना है वो बना है 105 नंबर का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार ये सब चीज़ों को पूछ लिए जाते हैं। ये देखा जाए तो तीसरे नंबर पे असम आता है, तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान के मामले में तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि ये दोनों को मिलाने के बाद कुल टोटल यहाँ संख्या हो गई है 7। अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं देहिंग पटकाई का, तो 111.942 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह वन्य जीव अभयारण्य था जिसको अपग्रेड करके असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और साथ में पूरे इंडिया में 106 नंबर पे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे घोषित किया गया है। तो हम लोग इसके आगे चलते हैं, तो ये जानते हैं इसके बारे में, इसे वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो वृक्षों की प्रजातियाँ और सर्वाधिक मात्रा में, बहुत मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे पूर्व के अमेजन की संज्ञा दी जाती है, और साथ ही साथ इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, ये जो देहिंग पटकाई है। उसके आगे चलते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो रेमोना में पाए जाने वाले प्रमुख प्रजातियां हैं उसके बारे में। तो ये जो सुनहरा लंगूर आपको दिख रहा है, ये सुनहरे रंग का लंगूर यहाँ की मुख्य विशेषता है, मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं, इसी के लिए ये जगह फेमस है। जो रेमोना राष्ट्रीय उद्यान है, जो वन्य जीव अभयारण्य था, उसे अभी घोषित किया गया, वह ये सुनहरा लंगूर के लिए ही फेमस है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, हिरन पाए जाती है, चित्तीदार हिरन इसे कहा जाता है, ये पाया जाता है। उसी तरीके से ये जंगली भैंसा पाया जाता है, एशियाई हाथी यहाँ पाई जाती है, कम से कम 170 प्रजाति की पक्षियाँ यहाँ पाई जाती है। और अगर तितली की बात करें तो 150 से अधिक प्रजाति की तितली यहाँ पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पौधे और आर्किड की अगर हम लोग किस्म की बात करें तो 380 से अधिक किस्में पौधे और आर्किड की यहाँ पाई जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं ये देहिंग पटकाई में पाए जाने वाले वन्य जीव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये सब जो वन्य जीव हैं वहीं पाए जाते हैं, जैसे कि ये असमिया मैकाक जो है वो भी पाया जाता है, ये भी एक दुर्लभ प्रजाति में आता है। चीनी पेंगुइन जो है वो भी दुर्लभ प्रजाति में, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी पूछ सकता है। क्लाउडी लेपर्ड पाया जाता है यहाँ, फिर हिमालयन भालू पाया जाता है, जो आपके सामने दिख रहा है हिमालयन ब्लैक भालू यहाँ पाया जाता है। एशियाई हाथी भी यहाँ पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ जो जीव पाए जाते हैं दुर्लभ प्रजाति, और फिर उसके बाद यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो हुलाक गिबन कहते हैं वो भी यहाँ पाया जाता है।
फिर एक तरह का लंगूर यहाँ पाया जाता है, सामिया लंगूर भी यहाँ पाया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें यहाँ पाई जाती है जो दुर्लभ प्रजाति के भी पाए जाते हैं और दुर्लभ लुप्त प्रजाति के भी यहाँ पाए जाते हैं। सांबर भी पाया जाता है, तेंदुआ, उड़ने वाली गिलहरी जो बड़ी बड़ी होती है वो सब भी यहाँ पाई जाती है। सन बियर पाया जाता है, गोल्डन कैट पाया जाता है, भौंकने वाला हिरन भी यहाँ पाया जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि जो देहिंग पटकाई है वहाँ भौंकने वाला हिरन, कुत्ते की तरह भौंकने वाला हिरन भी पाया जाता है, इस तरीके से पाया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग उसके आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो असम का राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो रैमोना और ये जो देहिंग पटकाई है ये दो नए बने हैं। उससे पहले कौन कौन से थे? तो उससे पहले था मानस, नमेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरंग, काजीरंगा, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पहले असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थित थे। अब राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल टोटल ये रैमोना और देहिंग पटकाई के बढ़ने के बाद कितने हो गए कुल टोटल? तो कुल टोटल यहाँ संख्या 7 हो गई। अगर हम लोग बात करें तो भारत में तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो उसकी संख्या कितनी है? 11। उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आता है अंडमान निकोबार, वहाँ कितनी है? तो 9। और तीसरे नंबर पे आता है असम। असम में अब संख्या हो गई है राष्ट्रीय उद्यान की 7, तो ये आता है तीसरे नंबर पे। हम लोग देख लेते हैं यहाँ रैमोना से ये पश्चिमी से पूर्व की ओर चलते हैं तो कोकराझार है, कोकराझार में रैमोना है। उसी तरीके से यहाँ चिरांग और बक्सा है। तो ये दोनों को मिला के दोनों जिलों में व्यवस्थित है। कौन सा है? तो मानस। उदयगुरी और सोनीतपुर जो है वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो औरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो व्यवस्थित है। फिर यहाँ देखा जाए तो सोनीतपुर जो है वहाँ नमेरी राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थित है। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ नावगांव और गोलाघाट करके है, वो 2 जगह पे व्यवस्थित है, 2 जिलों में व्यवस्थित है। कौन सा है? काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। फिर सबसे पूर्वी क्षेत्र की हम लोग बात करें तो तिनसुकिया जो है वहाँ पे डिब्रू सैखोवा है। और अगर हम लोग देहिंग पटकाई जो 2 जिलों को मिल के बन रहा है वो कौन कौन सा? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, ये दोनों जिलों में व्यवस्थित है। तो वो कौन सा है? तो देहिंग पटकाई जो अभी नया राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से ये समझ लीजिएगा, मानचित्र के माध्यम से, कि कौन सा कहाँ व्यवस्थित है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और कुल टोटल अगर पूछा जाएगा भारत में तो 106, तो 106 नंबर पे देहिंग पटकाई और 105 नंबर पे रैमोना आता है। और अगर हम लोग असम की बात करें तो 6वें नंबर पे रैमोना आएगा और 7वें नंबर पे देहिंग पटकाई आएगा। अगर असम में मैं बात करता हूँ तो कुल टोटल 7 हो गए राष्ट्रीय उद्यान और 18 हो गए वन्य जीव अभ्यारण्य और 1 है रामसर साइट। और वो रामसर साइट भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है? तो ये देखिए कामरूप मेट्रोपॉलिटन जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक रामसर साइट व्यवस्थित है जिसका नाम है डिपोर बिल। डिपोर बिल इसके नाम से यहाँ एक रामसर साइट है। तो एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे व्यवस्थित है। कौन सा? तो डिपोर बिल। उसके आगे चलते हैं, हम लोग भारत की स्थिति देखते हैं। तो भारत में हम लोग बात करते हैं तो कुल टोटल पहले 104 थी, अब 106 हो गई है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या। और अगर इस राष्ट्रीय उद्यान का जो हम लोग टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया पहले 104 का जो था वो 40,501.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें अब एक 422 और एक 111, मतलब जो देहिंग पटकाई है वो 111 के करीब है। 111 किलोमीटर 111 वर्ग किलोमीटर में देहिंग पटकाई है और साथ में 422 में रैमोना फैला हुआ है। तो जब हम लोग इसको कुल टोटल अगर करते हैं तो बस 41,034.50 वर्ग किलोमीटर के लगभग में पूरे भारत में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। जो कि अगर हम लोग कवरेज का बात करें तो अगर जो स्थल क्षेत्र है उसमें 1.23% का जो कवरेज है वह है राष्ट्रीय उद्यान का कवरेज।
इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है जो, वो उसकी संख्या कितनी है कुल टोटल, तो 551 के करीब उसकी संख्या है। अगर उसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1,19,775.80 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और अगर इसके भी कवरेज की बात करें कि मतलब पूरे भारत में अगर कवरेज की बात करें कि कितने % एरिया को कवर करके रखा है अगर वन्य जीव अभयारण्य, तो कितने % को करके रखा है, तो 3.64% को कवरेज करके इसके द्वारा रखा गया है। तो कुल टोटल यहाँ कितने हो गए, 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए और 551 वन्य जीव अभयारण्य हो गए। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो उसके आगे हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। हम लोग अगर देखते हैं तो ये पूरा आप लोगों को जो डॉट में यहाँ गोला दिख रहा है, ये एक जीव मंडल है, ये जीव मंडल है समझ लीजिए। और इसमें जो रेड ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है वो नेशनल पार्क के रूप में सरकार के द्वारा इस एरिया को संरक्षित किया जाता है। इसके बाद जो ये ऊपर का एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये जो एरिया है ये वन्य जीव अभयारण्य के लिए ये एरिया को संरक्षित रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा जो डिसाइड किया जाता है क्षेत्र को, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, तो ये 3 जोन में बटा हुआ रहता है। तो जो ये कोर जोन होता है यही होता है राष्ट्रीय उद्यान। ये कोर जोन में पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। जो बीच वाला क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है ये वाला क्षेत्र पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहता है मानव के वहाँ जाने के लिए या फिर किसी भी तरीके के लिए, मतलब वो क्षेत्र किसी भी क्रियाकलाप के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र होता है कि इसे संरक्षित किया जाता है वन्य जीवों के लिए, पशु पक्षी वनस्पति हर चीज़ों के संरक्षण या फिर जो जैव संरचना है उसके महत्व संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य से इसको संरक्षित रखा जाता है। उसके बाद ग्रीन वाला क्षेत्र में आप लोगों के लिए क्या है, बफर जोन है। बफर जोन में क्या होता है कि शोध के कुछ कार्य के लिए वहाँ छूट दी जाती है, साथ ही साथ जो मानव क्रियाकलापों के लिए छूट दी जाती है, जैसे कि मतलब जानवरों के चराई के लिए या फिर वहाँ से जलाऊ लकड़ी लाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बस वहाँ छूट दी जाती है। बसने के लिए वहाँ बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाती, बाकी सभी चीज़ों के लिए वहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन जो जोन होता है, वो क्या होता है कि यहाँ पे सरकार कोई भी क्रियाकलाप कर सकती है या मानव जाति द्वारा कोई भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे कि उद्योग लगाना या फसल लगाना, ये सब चीज़ों की अनुमति होती है। सरकार द्वारा ये सब चीज़ों को अनुमति दिया जाता है। ट्रांजिशन जोन में मानव क्रियाकलाप के लिए छूट दी जाती है। और अगर कोई भी राज्य अगर नेशनल पार्क घोषित कर रहा है तो वो कहाँ से कैसे करेगा, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसी के तहत हमेशा राज्य सरकार को ये शक्ति मिलता है, जिसके तहत वो पर्याप्त पारिस्थितिक या फिर बोला जाए तो प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। यह शक्ति उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।